दिन भर यहाँ से वहां भागते काम करते थकान होती है और रात में जब आसमान के नीचे लेटकर तारों को निहारते हैं तो आपकी सारी थकान उड़नछू हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो कहना पड़ेगा आप वाकई में यूनिवर्स लवर है। यूनिवर्स से आपको प्यार है, जिसे यूनिवर्स के अनोखे करतब देखना बहुत एक्साइटिंग लगता है। तो जरा बताइए, क्या कभी आसमान में किसी रात आपने मिल्की वे को भी देखा है? क्या आपने देखा है यूनिवर्स का ये बेहद खूबसूरत नजारा, जिसमें वहां दूर आसमान में तारों से भरा एक रास्ता नजर आता है, बिल्कुल जैसे कोई ब्राइट स्ट्रिप हो। इसका सफेद रंग इसे और भी मैजिकल बना देता है और इसके सेंटर में तो ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि लगता है बस रात भर इस दूधिया चमक को हम देखते ही चले जाए। इसी दूधी जैसे सफेद रंग की वजह से ही तो इसे मिल्की वे कहा जाता है, जो कभी कभी दूध की किसी नदी जैसी भी दिख जाती है। आपको पता है, ये मिल्की वे पहले के टाइम में भी दिखा करती थी और इसीलिए इसे देखकर हमारे एंशियंट्स ने इसे मिल्की वे नाम दे दिया। ग्रीक्स को लगता था कि ये मिल्क उनकी गॉडेस हेरा ने स्प्रेड किया है और रोमन्स को लगता था कि ये उनकी गॉडेस ओप्स की देन है। ग्रीक्स ने इसे रिवर ऑफ मिल्क कहा तो रोमन्स ने वाया गैलेक्टिका यानी रोड मेड ऑफ मिल्क, और बस वहीं से इसका नाम हो गया मिल्की वे। इसे दुनिया के किसी भी कोने से देखा जा सकता है क्योंकि आसमान तो सभी का एक ही है। अलग अलग कल्चर्स ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे ईस्टर्न एशिया में इसे सिल्वरी रिवर ऑफ हेवन कहा गया, चीन में इसे सिल्वर रिवर कहा जाता है और सदर्न अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में इसे बैकबोन ऑफ नाइट कहते हैं। तो देखा आपने, मिल्की वे के कितने सारे नाम हैं और इन नामों से ये भी पता चल गया कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है यहाँ वहाँ हर जगह। इसे कितना अच्छा लगता होगा ना ये सब कुछ सुनकर जानकर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मिल्की वे है क्या? क्या वाकई में ये कोई रास्ता है जिस पर चलकर अंतरिक्ष के लोग यहाँ से वहां पहुंचते हैं, जैसे हम यहाँ अर्थ पर रास्तों से होकर गुजरते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिल्की वे तो असल में एक गैलेक्सी है। जी हाँ, गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए मिल्की वे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार पहले गैलेक्सी को जान लेते हैं। तो देखिए, गैलेक्सी ढेर सारे तारों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये तारों का एक शहर है जिसमें थोड़ी डस्ट और गैस भी मौजूद है जो तारों के बीच के स्पेस में रहती हैं। ये स्टार फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती हैं। तारों के इस शहर में यानी गैलेक्सी में मिलियन से ट्रिलियन तक यानी अरबों खरबों तारे रहते हैं। और सिर्फ तारे ही नहीं, गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स भी लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम। मतलब गैलेक्सी होती ही इतनी बड़ी है कि उसमें सब कुछ समा जाए। लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि इतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट होता है। पर फिक्र मत कीजिए, आपकी हैरानी भी दूर हो जाएगी। आप बस आगे आगे देखते जाइए क्या क्या मिलता जाता है। और देखिए, गैलेक्सी में जो कुछ भी समाया होता है वो ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा रहता है। ग्रेविटी कितनी पावरफुल होती है ना। ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ये ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें होता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो सब कुछ निगल जाता है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो ब्लैक होल पर बनी हमारी डॉक्यूमेंट्री जरूर से देखिएगा। लेकिन अभी पहले गैलेक्सी से हम जान पहचान बढ़ा लेते हैं। और अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि ब्लैक होल एक गहरे अंधेरे कुएं जैसा होता है जिसकी ग्रेविटी उसके आसपास आने वाली हर एक चीज को अपने अंदर खींच लेती है और इसमें से वापस कोई नहीं आता, चाहे तारे हो, प्लैनेट्स हो, एस्टेरॉइड्स या फिर कॉमेट्स हो। आप चाहो तो इसे ऐसे मॉन्स्टर की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसे सिर्फ खाते रहना बहुत पसंद है। ऐसे कई सारे मॉन्स्टर रहते हैं गैलेक्सी में जिन्हें ब्लैक होल कहते हैं, और जो सेंटर में रहता है वो उन ब्लैक होल मॉन्स्टर्स का भी सरगना होता है और वही होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो आप क्या सोचने लगे? आपको बचपन में देखे हुए कार्टून्स का मॉन्स्टर याद आ गया क्या? वैसे ज्यादातर गैलेक्सीज सुनकर के शायद आपको थोड़ा अजीब भी लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि क्या कई सारी गैलेक्सीज होती हैं? तो हाँ, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। हम स्पेस में जितना अंदर देख पाते हैं उतनी ही ज्यादा गैलेक्सीज हमें दिखाई देती हैं। और जहां तक हम यूनिवर्स को फिलहाल देख पाते हैं उसमें 200 बिलियन गैलेक्सीज तो हैं ही। लेकिन हमारे भी तो कितने सारे शहर हैं ना, तो तारों के क्यों नहीं हो सकते? पर जरा ये सोचकर देखिए कि
हमें तो आसमान कितना शांत और खाली दिखाई देता है, लेकिन उसकी तो अपनी अलग ही भीड़-भाड़ और भागम-भाग चलती रहती है इन सितारों के शहर में। और जैसे हमारा हर शहर अलग-अलग शेप लिए होता है, कुछ वैसे ही गैलेक्सीज भी कई तरह की होती हैं, खासकर 4 तरह की: इलिप्टिकल, स्पाइरल, लेंटिक्युलर और इर्रेगुलर। इलिप्टिकल गैलेक्सीज में लगभग सर्कुलर शेप वाली और ओवल शेप्ड गैलेक्सीज आती हैं। इनमें कंपैरेटिवली कम गैस और डस्ट होती है और स्टार्स भी ओल्ड होते हैं। न्यू स्टार्स बनाने में ये गैलेक्सीज ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। वहीं स्पाइरल गैलेक्सीज भले ही फ्लैट नजर आती है, लेकिन असल में ये सितारे, डस्ट और गैस की वाइट डिस्क होती है, जिसके सेंटर में येलो बल्जेस यानी उभार होते हैं। ये भी 2 तरह की होती हैं, नॉर्मल स्पाइरल्स और बैरिड स्पाइरल्स। मिल्की वे ऐसी ही एक बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है और इसकी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा नॉर्मल स्पाइरल शेप में होती है। नॉर्मल स्पाइरल्स और बैरिड स्पाइरल्स गैलेक्सी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क होता है, जो कि इन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता है। थर्ड टाइप गैलेक्सीज लेंटिक्युलर गैलेक्सीज होती हैं, जो लेंसेज की तरह दिखाई देती हैं। इनमें स्टार्स की एक पतली रोटेटिंग डिस्क होती है, लेकिन कोई स्पाइरल आर्म्स नहीं होती हैं। और गैलेक्सी का फोर्थ टाइप इर्रेगुलर होता है, जिसमें बहुत ही कम डस्ट होती है और जो ना तो डिस्क लाइक होती है और ना ही एलिप्टिकल। इनके अलावा भी कई अनयूजुअल शेप की गैलेक्सीज एस्ट्रोनॉमर्स को चौंकाती रहती हैं। और इन गैलेक्सीज में से जो लाइट हमें नजर आती है, वो असल में इनमें मौजूद तारों की चमक होती है, यानी सारी मेहनत तो तारों की ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि तारों से जगमगाती ये गैलेक्सीज बनती कैसे हैं? ये जानने के लिए हमें अर्ली यूनिवर्स में देखना होगा, क्योंकि अर्ली यूनिवर्स में ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की थी। ये गैसें डस्ट के साथ मिलकर के स्मॉल क्लाउड्स में जमा हो गई और फिर ग्रेविटी ने क्लाउड्स में मौजूद इन गैसेस और डस्ट को कोलैप्स करके सितारों की फर्स्ट जनरेशन बनाई, जो बहुत जल्द बर्नआउट भी हो गई। तो गैस और डस्ट के क्लाउड्स बनते रहे और ग्रेविटी इन क्लाउड्स को कोलैप्स करती रही, जिससे गैलेक्सी की रोटेटिंग डिस्क बनती गई, जिसमें गैस और डस्ट इंक्रीज होती रही। इस प्रोसेस में नए तारे बनते रहे, तारों की कॉलोनी बसती रही और इस तरीके से गैलेक्सी बनकर तैयार हो गई। ये गैलेक्सी एक ऐसा ग्रेविटेटिंग सिस्टम है जो गैस को स्टार्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी गैलेक्सी तारे बनाती है। और ये तारे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे हैवी एलिमेंट्स के मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और फिर सन भी तो एक तारा ही है, जिसके बिना अर्थ पर जिंदगी पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। यानी स्टार्स बस चमकते रहने का ही काम नहीं करती, बल्कि ये तो गैलेक्सी के मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और इन्हें बनाने का काम करती हैं गैलेक्सी। और अब अगर इतना बड़ा काम करने वाली गैलेक्सीज की उम्र हम जानना चाहे, तो इनकी उम्र, इनकी एज तो बिलियन ईयर्स होती है। यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। और क्योंकि मिल्की वे की एज 13.6 बिलियन ईयर्स है, तो यानी ये यूनिवर्स बनने के बाद ही बन गई थी। बहुत सारी गैलेक्सीज इसी टाइम ड्यूरेशन में बन गई थी, जबकि कुछ लास्ट बिलियन ईयर्स में बनी है। और इसी के साथ अब हम समझ गए हैं कि गैलेक्सी क्या होती है, क्या करती है, कैसे बनी है, कब बनी है और भी बहुत कुछ। तो क्या अब हम मिल्की वे से अपनी जान पहचान और आगे बढ़ा सकते हैं? क्या कहते हैं आप? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी होम गैलेक्सी को और करीब से जानते हैं। अरे हाँ, आपने सही सुना, होम गैलेक्सी, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का ही तो हिस्सा है। यानी जिस पृथ्वी पर अभी हम बैठे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। अब आप सोच में पड़ जाए उससे पहले ही इस पूरे नेटवर्क को समझ लेते हैं और अपनी लोकेशन पता करते हैं कि हम यूनिवर्स में कहाँ हैं। तो हम अर्थ पर हैं, अर्थ सोलर सिस्टम में। अब हमें पता चला कि सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है। अब आगे देखिए, क्योंकि यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं, तो उन्हें किन्हीं ग्रुप्स में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ताकि उनकी ऑब्जर्वेशन करना आसान हो सके। इसलिए मिल्की वे गैलेक्सी एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जिसमें मिल्की वे के अलावा इसकी लार्ज नेबर गैलेक्सीज एंड्रोमेडा और ट्राइएंगुलम मौजूद है। और उनके अलावा लगभग 30 गैलेक्सीज और भी हैं, जो ड्वार्फ गैलेक्सीज है और सैटेलाइट गैलेक्सीज के रूप में इन 3 लार्ज गैलेक्सीज का चक्कर लगाती हैं। इस ग्रुप का नाम है लोकल ग्रुप।
अब ये लोकल ग्रुप तो छोटा ही है, इसलिए ये इससे बड़े ग्रुप वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसमें कम से कम 100 गैलेक्सी ग्रुप्स और क्लस्टर्स हैं। लेकिन इससे भी क्या होगा, इसलिए वर्गो सुपर क्लस्टर और भी बड़े ग्रुप का हिस्सा है, जिसका नाम है लेनिनकिया सुपर क्लस्टर, और इसमें 100,000 गैलेक्सीज हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे अपने घर का एड्रेस अपने दोस्त और रिलेटिव्स को बताते हैं ना, मकान नंबर, गली, शहर, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, बस उसी तरह से इसे अपने यूनिवर्स का एड्रेस समझिए। और वो क्या होगा, अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, लोकल ग्रुप, वर्गो सुपर क्लस्टर और लेनिनकिया सुपर क्लस्टर, और उसके आगे चाहो तो यूनिवर्स भी आप कह सकते हो। तो आई एम श्योर अब तो सिंपल हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि मिल्की वे की डिस्क का डायमीटर कितना है। तो ये है 1,00,000 लाइट ईयर्स, और इसकी नेबर एंड्रोमेडा, जिसे मेसियर 31 और M31 भी कहा जाता है, उसकी डिस्क का डायमीटर मिल्की वे से डबल तो है ही, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही है, यानी 2,20,000 लाइट ईयर्स। इसलिए लोकल ग्रुप में ये सबसे बड़ी है और मिल्की वे की नेबर भी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का साइज भले ही मिल्की वे गैलेक्सी से ज्यादा हो, लेकिन इसका मास मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर ही है, क्योंकि न्यू स्टडी के हिसाब से एंड्रोमेडा गैलेक्सी सन से अप्रॉक्स 800 बिलियन टाइम्स हैवी है, और मिल्की वे का मास भी तो लगभग इतना ही है। यानी दोनों मास में हो गई ना सेम सेम। और ये भी हो सकता है कि मिल्की वे का मास लोकल ग्रुप में सबसे ज्यादा हो, क्योंकि इस गैलेक्सी में डार्क मैटर कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इससे पहले कि हम इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़े, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तारे हैं, डस्ट है, गैस है और सोलर सिस्टम है। तो अब इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि मिल्की वे का लगभग 90% पार्ट तो डार्क मैटर का बना है और 10% पार्ट ल्यूमिनियस मैटर का बना है। डार्क मैटर का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर कर सकते हैं, और ल्यूमिनस मैटर जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें बहुत थोड़ी डस्ट है, गैस है और बहुत सारे तारे हैं। और पता है, मिल्की वे के इन्हीं अरबों स्टार्स में से एक है हमारा सन। जी हाँ, जो हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ पर वेदर, ओशन करंट, सीजन्स, क्लाइमेट और फोटोसिंथेसिस जैसी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इसके बिना नहीं हो सकती। और इसकी हीट और लाइट के बिना तो अर्थ पर जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वही सन इस विशाल मिल्की वे का एक छोटू सा तारा है। छोटू इसलिए क्योंकि इससे बहुत 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 बड़े बड़े और भी पावरफुल स्टार्स इस मिल्की वे में घूमते रहते हैं, जैसे कि UY स्कार्टी जो सन से 1700 गुना बड़ा है। इतना ही नहीं, हमारे प्लैनेट जैसे जाने कितने ही सारे प्लैनेट्स भी मिल्की वे में घूम रहे हैं, जो कम से कम 100 बिलियन तो होंगे ही। जैसे अर्थ जैसा एक प्लैनेट केपलर 186f। इतना ही नहीं, इस गैलेक्सी में बहुत सारे ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम्स भी हैं जो हमारे सोलर सिस्टम जैसे हैं, जैसे कि केपलर 444 सिस्टम। ये सब सुनकर के आप चौंक गए ना? पर हम तो हमेशा कहते हैं कि ये यूनिवर्स है दोस्तों, इसे चौंकाने में ही मजा आता है। तो अब थोड़ा और चौंक जाइए, क्योंकि ये जो हमारी होम गैलेक्सी है ना, ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहती, बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती है। ये लगभग 210 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है स्पेस में। तो अब समझ जाइए कि ये अकेले तो घूमेगी नहीं, इसके अंदर जो कुछ है वो भी घूमेगा। इसलिए मिल्की वे के घूमने के साथ साथ घूमते हैं हम भी, क्योंकि मिल्की वे के अंदर सोलर सिस्टम भी तो घूमता है, और फिर सन तो इस मिल्की वे का चक्कर भी लगाता है। यानी जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, वैसे ही सन मिल्की वे के सेंटर के चारों तरफ घूमता है, और साथ में तारे, प्लैनेट्स भी इस सैर का मजा लेते हैं। और पता है सन को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्स 230 मिलियन अर्थ ईयर्स। इस ड्यूरेशन को एक गैलेक्टिक ईयर और कॉस्मिक ईयर कहते हैं। और इस टाइम सन की एवरेज स्पीड होती है 8,28,000 किलोमीटर पर आवर, यानी 230 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब ये तो होना ही है, जब मिल्की वे है ही इतनी बड़ी, जो 1,00,000 लाइट ईयर्स तक फैली है, तो इसके सेंटर का एक चक्कर लगाने में टाइम भी तो ज्यादा ही लगेगा। लगता है सन की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि ज्यादातर स्पेस ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को बताने के लिए लाइट ईयर्स का यूज किया जाता है। और एक लाइट ईयर क्या होता है? वो डिस्टेंस जिसे लाइट एक अर्थ ईयर में ट्रैवल करती है।
तो एक लाइट ईयर कितना होता है? लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर। मतलब ये काफी ज्यादा है। अब ये स्पेस की दुनिया है, यहाँ मिलियन ट्रिलियन तो बस यूं ही चला करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम हर दिन शिकायत करते हैं कि हम तो दिन रात की भाग दौड़ करके थक गए, लेकिन यूनिवर्स में देखिए, सन भी लगातार कितनी मेहनत करता है। यानी मेहनत तो कुल मिलाकर के सभी को करनी होती है। अच्छा चलिए, अब मेहनत के बाद हम थोड़ा मजे की बात करते हैं। तो बताइए कि क्या कभी आपने इस मिल्की वे में, मतलब आसमान में दिखने वाले तारों में, लायन को देखा है? क्या किसी हंटर को देखा है? सप्तऋषि मंडल तो पक्के से आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर। लेकिन ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टलेशन है, यानी तारा मंडल। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है सेट ऑफ स्टार्स, यानी ये तारों का एक ऐसा झुंड है, ग्रुप है, जिसमें हमें कोई ऐसी शेप दिखाई देती है जिसे हम जानते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि हम ढूंढ लेते हैं। ये हमें किसी कहानी के कैरेक्टर, किसी क्रिएचर जैसे दिखाई देते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमने उन्हें नाम दे दिए हैं, जैसे ओरियन ऑफ द ग्रेट हंटर, लियो द लायन, टॉरस द बुल। लेकिन असल में ये शेप्स और पैटर्न हमारी इमेजिनेशन है, जिससे हमने इन तारों को डॉट समझकर अपने बचपन जैसी कोई डिजाइन ड्रॉ कर ली है। असल में ये कोई रियल पैटर्न्स नहीं है, बल्कि वो तारे हैं जो हमें बिना किसी टेलीस्कोप के दिख पा रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ये बहुत पास पास भी नहीं है, बस हमें इतनी दूरी से देखने पर लगता है जैसे ये तारे पास पास बैठकर गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि हमने उनसे सप्तऋषि, लायन, हंटर और भी न जाने क्या क्या ड्रॉ कर लिया है। और उसी के हिसाब से इन स्टार्स के सेट्स को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे ओरियन, ओरिगा, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियस, नॉर्मा और कैरिना एसेट्रा। ऐसे 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस हैं, और इनके जरिए आसमान में सितारों की पोजीशन आइडेंटिफाई करने में एस्ट्रोनॉमर्स और नेविगेटर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। तो देखा आपने, ये अनजाने में ही गप्पे मारते मारते हमारी हेल्प भी कर देते हैं। आई एम फीलिंग कि इस यूनिवर्स में कितने सारे तारे हैं ना, प्लैनेट्स है, और सोलर सिस्टम जैसे ढेरों प्लैनेटरी सिस्टम्स भी मौजूद हैं। फिर भी हर कोई अपने आप में यूनिक है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम, हमारा प्लैनेट, आप, मैं और हम सब। यही तो हर एक की खासियत है। बिल्कुल जैसे हर तारा सेम दिखता है हमें, फिर भी अलग होता है। वैसे क्या आप अभी आंखें बंद करके इमेजिन करना चाहेंगे कि हम मिल्की वे के अंदर ढेरों तारों के बीच पृथ्वी पर बैठे हुए घूम रहे हैं, जैसे बचपन में गोल गोल घूमा करते थे, मजा आता था ना? अभी भी आ रहा है ना? ये बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन चलिए, अब गोल गोल घूमने से चक्कर आने लगे हैं, उससे पहले अपना दिमाग आगे दौड़ाते हैं और जानते हैं कि हमें मिल्की वे के बारे में पता कैसे चला। तो बात ऐसी है कि भले ही पहले के टाइम में भी आसमान में मिल्की वे दिखा करती थी, लेकिन तब हमारे एंशियंट्स को ये नहीं पता था कि ये एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या है और कहाँ तक फैली होती है, ये तो टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही पता चल पाया। जब साल 1610 पे गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप को आसमान में उस जगह पॉइंट किया जहां व्हाइट स्ट्रिप नजर आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि उस स्ट्रिप में तो ढेर सारे तारे थे। तब उन्होंने सजेस्ट किया कि ये तारों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। बाद में से नेबुला भी समझा जाने लगा, क्योंकि ये व्हाइट स्ट्रिप नेबुला जैसी ही नजर आ रही थी, जो डस्ट और गैस का एक जाइंट क्लाउड होता है, और ज्यादातर स्टार्स का जन्म उसी में होता है। लेकिन जब 1920 में एडविन हबल ने ऐसे एविडेंस प्रोवाइड कराए जिनसे पता चला कि जिन्हें हम आसमान में दिखने वाली व्हाइट स्ट्रिप या नेबुला समझ रहे हैं, वो तो असल में गैलेक्सी है, तो उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये समझना आसान हुआ कि मिल्की वे की शेप और ट्रू नेचर कैसा है। तो यहाँ पर समझ में आया कि मिल्की वे गैलेक्सी में रहती है, और जितने भी तारे हम दूर आसमान तक देख पाते हैं, वो इसी मिल्की वे का हिस्सा है। हाँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिल्की वे की नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा को भी हम नेकेड आई से अपने आसमान में देख सकते हैं। वैसे तो ये मिल्की वे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर, लेकिन क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और ये बहुत ब्राइट भी है, इसलिए हम अपनी गैलेक्सी में रहते हुए कई बार अपनी नाइट स्काई में इसे देख पाते हैं। आपको बता दें कि यूं तो ट्राइएंगुलम गैलेक्सी भी मिल्की वे की लार्ज नेबर गैलेक्सी है, लेकिन वो मिल्की वे से और भी ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी 2.7 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर।
इसलिए उसे हमारे नाइट स्काई में नेकेड आई से देख पाना इतना आसान नहीं हो पाता। और फिर उसकी सरफेस ब्राइटनेस भी तो काफी लो है। इसी वजह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी वो मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मानी जाती है, यानी यूनिवर्स का ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमसे सबसे ज्यादा दूरी पर है, फिर भी बिना किसी टेलीस्कोप के हम उसे देख सकते हैं। शायद इसे ही कहते हैं नेबरहुड। नेबरहुड से याद आया कि मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सीज भी तो है जो हमें अपने आसमान में दिखाई देती हैं। आपको पता है सैटेलाइट गैलेक्सीज कौन सी होती है? ये गैलेक्सीज मिल्की वे से छोटी होती है और उसका चक्कर लगाती है। ऐसी लगभग 50 गैलेक्सीज तो हैं ही, और इनमें से 2 मेजर सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स और स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड्स, जिनका मिल्की वे से एवरेज डिस्टेंस एंड्रोमेडा के कंपैरिजन में काफी कम है, यानी केवल 1,60,000 लाइट ईयर्स। इन्हें देख पाना भी आपके लिए एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रह सकता है, क्योंकि इन्हें नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। तो इन सब से मिलकर के ना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, अब इनसे मुलाकात हो गई है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें मिल्की वे की शेप का कैसे पता चला। हमने कैसे जाना कि ये एक बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है, क्योंकि हम तो सोलर सिस्टम से बाहर जाकर मिल्की वे से बाहर निकलकर इसे देख ही नहीं सकते। तो फिर ये कैसे पता चला? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल सही है कि हम अपनी होम गैलेक्सी को बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन हम ऑब्जर्वेशंस तो कर सकते हैं ना। और यही हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने किया। उन्होंने मिल्की वे जैसे फीचर्स शो करने वाली गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया, उन्हें मिल्की वे से कंपेयर किया और पाया कि आसमान में जो व्हाइट स्ट्रिप हमें दिखाई देती है, उसके सेंटर में एक बल्ज भी होता है। ये बल्ज बिल्कुल वैसा है जैसा ऑब्जर्व की गई स्पाइरल गैलेक्सीज में होता है। इसी तरह दूसरी स्पाइरल गैलेक्सीज में मौजूद गैस, कलर और डस्ट भी मिल्की वे गैलेक्सी जैसे ही पाए गए। और इस तरह एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप, फोटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो एस्ट्रोनॉमी के जरिए मिल्की वे की शेप और साइज का पता लगा ही लिया। और अब अगर इस खुशी में आप इमेजिन करना चाहे कि आप मिल्की वे से बाहर निकलकर उसे देख पा रहे हैं, तो आपको इसे टॉप या बॉटम से देखना होगा, ताकि आपको एक स्ट्रिप की तरह ना दिखे, बल्कि एक स्पिनिंग पिनव्हील की तरह दिखाई दे, जो इसकी स्पाइरल शेप को बताती है। और आपके मुंह से निकले वाओ। और इस तरह आप समझ जाएंगे कि मिल्की वे का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हमें हमारे आसमान में एक सफेद रास्ते जैसा, एक व्हाइट स्ट्रिप जैसा दिखाई देता है। और ये पूरी मिल्की वे नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है और स्पाइरल है। और हाँ, इस व्हाइट स्ट्रिप के बीच बीच में जो डार्क क्लाउड्स आपको नजर आते हैं, वो डस्ट के क्लाउड्स होते हैं। ये तारों के साथ कोई खेल खेलते हैं शायद, तभी तो हमें दिखने वाली व्हाइट स्ट्रिप की बहुत सी जगहों पर तारों को ऐसे ढक लेते हैं जिससे वो हमें दिख ही नहीं पाते, और हमें आसमान में तारों के उस उजाले के बीच बीच में काले काले बादल भी दिखा करते हैं। इसी के साथ अब जब मिल्की वे की शेप भी हमें पता चल गई है और काले बादलों का राज भी, तो जरा इसे करीब से देख ले कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और कहाँ है वो ब्लैक होल, और हम यानी अर्थ और उसके साथ ही प्लैनेट्स वाला सोलर सिस्टम इसमें एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। तो बात ऐसी है कि मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस, एक सेंट्रल बल्ज, एक डिस्क, एक स्पाइरल आर्म्स और एक मैसिव हैलो। मिल्की वे गैलेक्सी के एकदम सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस में रहता है सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए, यानी सेजिटेरियस ए स्टार। इसका डायमीटर लगभग 23.5 मिलियन किलोमीटर होता है, और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये उन सब चीजों को अपने अंदर खींच लेता है जो इसके पास जाती है, जो इसके आस पास फटकती भी है। इसका मास सन से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में इससे कौन बच सकता है? कोई भी नहीं। सेंट्रल बल्ज न्यूक्लियस को घेरे रहता है और इसमें तारों का जमघट लगता है, यानी इस एरिया में तारे बहुत पास पास रहते हैं, और उन्हीं की चमक से मिल्की वे का ये मिडिल पार्ट ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। गैलेक्सी के डिस्क पार्ट में ज्यादातर स्टार्स लोकेटेड हैं, और इसी में स्पाइरल्स आर्म्स भी मौजूद हैं। ये स्पाइरल आर्म्स ही गैलेक्सी को एक पिनव्हील का लुक देती है। इनमें बहुत सारी गैस, डस्ट और यंग ब्लू स्टार्स होते हैं। मेन स्पाइरल्स आर्म्स तो 4 हैं: पर्सिवस आर्म, आउटर आर्म, स्कूटम सेंटोरस आर्म और कैरिना सेजिटेरियस आर्म। इनमें बहुत ज्यादा स्टार फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनके अलावा कई माइनर आर्म्स भी हैं, जैसे ओरियन और साइग्नस आर्म, जिनमें से ओरियन आर्म पर हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है।
इस आम को लोकल आम भी कहते हैं। अब आप खुद को लकी समझिए कि सोलर सिस्टम जिसमें अर्थ भी है वो ओरियन आर्म पर है, जो गैलेक्सी के सेंटर से काफी दूरी पर है। मतलब ये समझो कि हम मिल्की वे के बाहरी इलाके की तरफ रहते हैं, इसके सेंटर से काफी दूर। अब जरा सोचिए, अगर अर्थ इस गैलेक्सी के सेंटर के काफी पास होती तो क्या होता? तो शायद आज ये सोचने के लिए हम होते ही नहीं, क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर में बैठे सुपर मैसिव ब्लैक होल को इससे क्या फर्क पड़ता है कि अर्थ पर आप और मैं रहते हैं, हम सब रहते हैं, और अभी हमें बहुत सारी डिग्रीज लेनी है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, दौलत शोहरत और जिंदगी को जीना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपना पेट भरते रहना है। तो जरा ये सोचिए कि अगर ऐसा हो कि आज अर्थ इस सेंटर की तरफ मूव करने लग जाए तो या तो सेंटर में जाकर इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अर्थ सेंटर तक पहुंचे ही ना, बल्कि उससे पहले ही टाइडली पैक्ड बड़े बड़े स्टार्स के बीच फंस करके ये बर्स्ट हो जाए, या किसी सुपरनोवा से टकरा करके ही खत्म हो जाए। वैसे सुपरनोवा को तो जानते हैं ना आप, जब एक बहुत बड़ा स्टार जिसका मास सन के मास से 5 गुना तो हो ही, वो जब अपनी लाइफ के एंड पर होता है तब एक्सट्रीमली ब्राइट सुपर पावरफुल ब्लास्ट के साथ खत्म होता है। यही तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और इसे आप उस मैसिव स्टार का गुड बाय भी कह सकते हैं। तो यानी इन सारी बातों से ये समझ आ गया है कि अर्थ का गैलेक्सी के सेंटर की तरफ मूव करना एक अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए शुक्र मना लीजिए कि ये हमसे बहुत दूरी पर है, और सोलर सिस्टम इसके सेंटर से लगभग 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो काफी सेफ पोजीशन है। और मुझे तो लगता है कि हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि जिंदगी का कुछ पता ही नहीं है, कब सामने क्या आ जाए। इसलिए हर लम्हे को ऐसे खुलकर जी लेना चाहिए जिससे लगे कि हर लम्हे में पूरी जिंदगी जी ली। लगता है थोड़ा ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो गया, पर क्या करें, डरते रहने से अच्छा तो यही है ना कि खुलकर जी ले और जो कुछ हमें मिला है उसे संभाल ले, जैसे कि हमारी इस प्यारी पृथ्वी को। तो चलिए अब इस सफर में और आगे बढ़ते हैं और होम गैलेक्सी के मैसिव हेलो पार्ट को भी जान लेते हैं। तो बल्ज और डिस्क एक ऐसे स्फेरिकल कंपोनेंट से घिरे रहते हैं जो अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये जरूर पता है कि ये हेलो मेनली गैस और स्टार्स की ओल्डर पॉपुलेशन से बना है। ये ओल्ड स्टार्स बहुत डेंस क्लस्टर्स में मिलते हैं, यानी बहुत ही घने झुंड में, और इन्हें ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स कहा जाता है, जिनकी चमक बहुत ज्यादा होती है। स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि माना जाता है कि सबसे पहली स्टार जनरेशन इसी क्लस्टर में बनी थी। वाओ, ये तो तारों के शहर की सीनियर सिटीजन्स हुए ना, जिन्होंने नई जनरेशन को खुला आसमान दे दिया और अभी भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मिल्की वे इज सो लकी कि उसके पास 150 से भी ज्यादा ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स हैं। इनके अलावा मिल्की वे में ओपन क्लस्टर्स भी मिलते हैं, जिनमें तारे उतने कॉम्पैक्ट नहीं होते जितने ग्लोब्यूलर क्लस्टर में होते हैं। और हाँ, नेबुला और सुपरनोवा रेमेंस यानी सुपरनोवा के अवशेष भी मिल्की वे में पाए जाते हैं। यानी मिल्की वे में तो बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन क्या ये हमेशा बना रहेगा? क्या हम हमेशा मिल्की वे गैलेक्सी में रह पाएंगे? तो सॉरी, बट ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा के इरादे कुछ और ही हैं। क्योंकि एंड्रोमेडा का इरादा तो टक्कर का है, मिल्की वे से टक्कर का। हाँ, तभी तो ये 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। लगता है अब मिल्की वे के मर्ज होने का टाइम आ गया है। दोनों गैलेक्सीज की ग्रेविटी इन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही है। तो क्या आपको डर लग रहा है? ऐसा है तो मैं कहूंगी डरिए मत, डरने से क्या होता है। और कभी मुझे डर लगे तो ये ही आप भी कह देना, याद दिला देना, सिंपल है ना। और वैसे भी यहाँ ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद इन गैलेक्सीज के मर्जर का हमें पता ही ना चले। हो सकता है लोकल ग्रुप की इन दो बिग गैलेक्सीज का मर्जर इतना डिस्ट्रैक्टिव हो ही ना, जितना सुनने में शायद अभी लग रहा है, सोचने में लग रहा है। इसका रीजन ये है कि ये दोनों गैलेक्सीज काफी बड़ी हैं और इनके अंदर जो तारे मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए उनमें टक्कर होना जरूरी नहीं है। ये काफी हद तक सेफ ही नजर आ रहा है और एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ये दोनों गैलेक्सीज आसानी से एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और फिर हमारे आसमान में आ जाएगी दिवाली। अरे भाई, जब एक नई और ज्यादा बड़ी गैलेक्सी अपने नए नए ढेर सारे तारों के साथ आसमान में जगमगाएगी तो वो दिवाली जैसा ही तो होगा। और इस बार बनने वाली गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सीज की तरह स्पाइरल नहीं होगी, बल्कि
एलिप्टिकल होगी और उस ब्रांड न्यू गैलेक्सी का नाम क्या होगा? एनी सजेशन? कुछ दिमाग में आ रहा है? मिल्कोमेडा या फिर मिल्कड्रोमेडा? जो भी हो, इन दोनों के नाम से मिलकर बनेगा। अच्छा है ना? ऐसे तो मिल्की वे की याद भी ताजा रहेगी। लेकिन ऐसा होने में अभी काफी टाइम है, लगभग 4 से 5 बिलियन ईयर्स। हाँ, और तब तक तो अर्थ पर लाइफ ही शायद खत्म हो जाएगी, शायद। सॉरी टू से, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि सन अपनी येलो ड्वार्फ स्टार स्टेज से आगे बढ़कर रेड जाइंट स्टेज में आना चाहता है, जिसमें उसे अभी इतने बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, यानी 4 से 5 बिलियन ईयर्स। ये रेड जाइंट स्टेज सन की लाइफ की एंड स्टेजेस में आती है, क्योंकि इसके बाद सन बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। आखिर ये भी तो एक तारा ही है। तो इस रेड जाइंट स्टेज में आने के प्रोसेस में भी सन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि सन की हीट और ब्राइटनेस बढ़ेगी जो अर्थ को अफेक्ट करेगी। इससे अर्थ पर भी वीनस जैसा रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा और ऐसे में तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सन का साइज बढ़ेगा, इसलिए वो अपने पास मौजूद मरकरी और वीनस प्लैनेट्स को तो चाहे अनचाहे निगल ही जाएगा। और क्या पता उनके बाद अर्थ भी उसकी पकड़ में आ जाए, यानी गैलेक्सीज के मर्जर के टाइम अर्थ पर लाइफ कैसी होगी, इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। बट डोंट वरी, हो सकता है कि तब तक हम इंसान, मतलब हमारी आगे की जनरेशंस स्पेस में कहीं और किसी और नए कोने में प्लैनेट पर अपना घर बसा चुकी होंगी और शायद वहां से इन गैलेक्सीज के मर्जर को भी देख सकेंगी। अब यहाँ मेरी एक विश है कि हम इंसान स्पेस के जिस भी कोने में रहे उसे अपना घर ही समझे, उसका हाल अर्थ जैसा ना बना दे तो बेहतर है। और अगले 4 बिलियन ईयर्स तक का तो पता ही नहीं, लेकिन अपने लाइफ टाइम में अर्थ से जितना कुछ हमने लिया है उसका एक कतरा भी अगर हम उसे लौटा पाए तो शायद अर्थ भी फिर से मुस्कुरा दे और हमें भी फील गुड आ जाए। इसी उम्मीद के साथ आपको आसमान के तारों के बीच छोड़े जाते हैं ताकि आप मिल्की वे का इंतजार कर सको और उसमें चलने वाली भाग दौड़ को इमेजिन करके इस नाइट शो का भरपूर मजा ले सको, ताकि दिन भर की आपकी थकान भी उतर जाए और आपको तसल्ली भी हो जाए कि आप अकेले ही भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, आपकी गैलेक्सी भी आपके साथ, इवन पूरा का पूरा यूनिवर्स। और हाँ, क्योंकि आप सच में यूनिवर्स लवर है, इसलिए बता देती हूँ कि मिल्की वे देखनी है तो डार्क नाइट में देखिएगा, जब लाइट पोल्यूशन सबसे कम हो, यानी लाइट्स ऑफ हो गई हो दुनिया जहान की, आसमान में चांद की छुट्टी हो और बादल भी नानी के घर गए हुए हो, यानी आसमान साफ हो। तब उस गहरी अंधेरी रात में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप मिल्की वे से बातें कर पाएंगे। चाहो तो गांव में नानी दादी के घर पर गर्मी की रात में छत पर लेटकर उसका इंतजार कर लीजिएगा, या फिर किसी हिल स्टेशन के साफ आसमान में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारे शहरों की चकाचौंध से भरी लाइट्स में तो तारों का वो शहर दिखाई देना आसान बात नहीं होगी। और हाँ, यूं तो आप मिल्की वे को पूरे साल में कभी भी देख सकते हैं, अर्थ के किसी भी कोने में रहते हुए, लेकिन मिल्की वे के सबसे खूबसूरत नजारे को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मार्च से सितंबर महीने तक और सदर्न हेमिस्फीयर में सितंबर से मार्च महीने तक देखा जा सकता है। ये लिमिटेशन इसलिए क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है ना, तो उससे डिफरेंट सीजन्स में एंगल्स चेंज होते रहते हैं। आई नो ये आपको पता होगा, तो फिर आप भी अपने लाइफ के स्ट्रेस के एंगल को चेंज करते रहिए और जब मूड खराब हो आसमान के तारे देख लीजिए, अच्छा लगेगा। और अगर हमें बताएंगे कि आज मिल्की वे को करीब से जानकर कैसा लगा, तो हमारा भी मूड अच्छा हो जाएगा और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि आगे हम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि आगे भी हम और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहेंगे। और अगर आगे भी यूनिवर्स की ऐसी अनोखी दिलचस्प थकान उतार देने वाली मिस्ट्रीज को हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, साथ में दुनिया भर की मोस्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेज भी डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू अपने नाम करना चाहते हैं, तो अभी infinitystream.tv को साइन अप कर लीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही मिल्की वे से आगे किसी नए पड़ाव पर। रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।